दोस्तों, अगर आप अभी अपनी 18 से 40s की एज के बीच में हो और आने वाले 5 से 10 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो ताकि आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े और आप ऐसा काम कर सकते हो जिससे कि आपको खुशी मिले, या फिर आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने चाहने वालों के साथ और अपनी फैमिली के साथ में बिता सकते हो और आपको बिना काम किए एक स्पेसिफिक इनकम मिलता रहे जिससे कि आपके एक्सपेंसेस इजीली कवर हो सके, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो। आज मैं बहुत ही अमेजिंग बुक अ प्रूवन पार्ट टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड, जिसे लिखा है ग्रैंड सबीटियर ने, और इस बुक में लिटरली खजाना छुपा है उन लोगों के लिए जो सच में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए अगर आप ऑथर द्वारा दिए गए इन स्टेप्स को शिद्दत से फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि आपको इतना पैसिव इनकम मिलता रहे जिससे आप अपने मंथली एक्सपेंसेस जैसे कि हाउस रेंट, बिल्स, आपके खाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन और आपके बच्चों की एजुकेशन का खर्चा इजीली कवर होते रहे, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। ऑथर जब 24 साल के थे तो वो अनएम्प्लॉयड थे और अपने पेरेंट्स के साथ में रहते थे, जो कि उनके लिए काफी शर्म की बात थी, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो वो अपनी फैमिली से अलग रहते हैं और अपने सारे खर्चे खुद उठाते हैं। लेकिन ऑथर मजबूर थे, क्योंकि 3 साल जॉब करने के बाद भी जब उनकी जॉब गई तो उनके पास सिर्फ $2 की सेविंग्स थी। तब उनके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था अपनी फैमिली के साथ रहने के अलावा, और उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें कह दिया था कि तुम सिर्फ 3 महीने ही हमारे साथ रह सकते हो। तब ऑथर को रियलाइज हुआ और उन्होंने सोचा कि अगर वो ऐसे ही 9 to 5 जॉब में फंसे रहे तो वो सिर्फ जिंदगी भर पैसों के लिए ही काम करते रहेंगे और ऐसे तो वो कभी भी फाइनेंशियली फ्री हो नहीं पाएंगे। तब ऑथर ने कैलकुलेट किया कि उन्हें कितना अमाउंट चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, और वो अमाउंट था $1.25 मिलियन। मतलब ऑथर को इतना पैसा चाहिए था फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। अपने इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने प्लान किया कि वो एक 9 to 5 जॉब करेंगे, प्लस 2 साइड बिजनेसेस करेंगे, और साथ ही साथ वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करेंगे, जिसके लिए वो फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ते थे और साथ ही साथ वो जॉब भी कर रहे थे अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। फाइनली उन्होंने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन के चलते अपने बैंक अकाउंट में $2 से $1.25 मिलियन इकट्ठे कर लिए, और उन्होंने अपने इस गोल को अचीव करके दिखाया सिर्फ 5 सालों में। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, उन्हें बहुत सारा हार्डवर्क और कई सैक्रिफाइसेस करने पड़े। ऑथर के अकॉर्डिंग हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए इन 7 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें से पहला स्टेप है क्लैरिटी, जिसका मतलब है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अभी आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपका गोल क्या है। दूसरा स्टेज है सेल्फ सफिशिएंसी। इस फेज में आप अपने सारे बिल्स और पेमेंट ठीक से पे कर रहे हो। तीसरा स्टेज है ब्रीदिंग रूम। इस फेज में आप पेचेक टू पेचेक जीते हो, जिसका मतलब है कि आपकी जितनी सैलरी है उतने ही आपके खर्चे भी हैं, और ये स्टेज आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फोर्थ स्टेज है स्टेबिलिटी। ये स्टेज आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आपकी जॉब चली भी जाती है तो आपके पास इतनी सेविंग्स है कि आप 6 मंथ तक सर्वाइव कर सकते हो। फिफ्थ स्टेज है फ्लेक्सिबिलिटी। ये स्टेज आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने 2 साल जितने खर्चों की सेविंग्स को ऑलरेडी कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है। सिक्स स्टेज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस फेज में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से इतना इनकम जनरेट होने लगता है जिससे कि आपके ज़रूरी खर्चे इजीली कवर हो जाते हैं और आपके लिए काम करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो अब आप जॉब छोड़ भी सकते हो। सेवंथ स्टेज है अबंडेंस ऑफ वेल्थ। इस फेज में आपके पास इतना पैसा होता है कि आप एक लग्जरी लाइफ भी जी सकते हो और आपको पैसों की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इस बुक का पहला लेसन है कैलकुलेट योर नंबर। मतलब आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो आपको चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, और ये नंबर बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए, जैसे कि ऑथर के केस में था $1.25 मिलियन। अगर लोगों से पूछा जाए कि उन्हें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए एग्जैक्ट कितना अमाउंट चाहिए तो लोग तुक्के से ही कहेंगे कि उन्हें 10 करोड़ चाहिए या फिर 100 करोड़। लेकिन दोस्तों, आपको इतने अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके लिए अपने एनुअल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है। अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं 30,000 रुपये तो आपके ईयरली एक्सपेंसेस हुए 3,60,000 रुपये। अब इस अमाउंट को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी इसका आंसर आएगा वही है आपका एग्जैक्ट अमाउंट फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, जो कि है 90 लाख रुपीज़। अब 90 लाख रुपए से आप पूरी लाइफ बैठ कर नहीं खा सकते, इसलिए आपको इसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ऑथर ने अपने केस में 7% का रिटर्न अज्यूम किया था। हालांकि आपको 12 से 15% का रिटर्न तो इजीली मिल जाएगा, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हम 7% ही अज्यूम करेंगे, जिसमें से 4% रिटर्न आपको कंज्यूम करना है और बाकी का 3% री इन्वेस्ट करना है। री इन्वेस्ट करने से आपका कैपिटल और आपकी इनकम दोनों ही ग्रो होते रहेंगे कंपाउंडिंग के मैजिक से। मान लो जब पहले साल आपको 7% का रिटर्न मिला
तो आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 96,30,000 हो गया। तो रूल के अकॉर्डिंग आपको 4% यानी कि 3,60,000 कंज्यूम करना है और बाकी का 3% आपको री इन्वेस्ट कर देना है। एनुअल एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी आपका कैपिटल 90 लाख रुपीज से ग्रो होकर 92,70,000 रुपीज में ग्रो हो चुका है। जब आपको नेक्स्ट ईयर 7% का रिटर्न मिलेगा तो आपका कैपिटल ग्रो होकर 99,18,900 हो जाएगा। इस साल जब आप 4% के रिटर्न को कंज्यूम करोगे तो आपकी इनकम पिछले साल के मुकाबले ग्रो हो चुकी होगी और आप री इन्वेस्ट भी ज्यादा कर पाओगे। मतलब आप 90 लाख रुपीज से ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। लेकिन इस अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो या फिर कोई और स्किल्स भी सीख सकते हो। दूसरा, आपको हार्ड वर्किंग भी होना पड़ेगा और आपको अपनी जर्नी में जो भी फेलियर्स मिलेंगे उसके लिए आपके अंदर डेडिकेशंस होने चाहिए। और फोर्थ, सबसे ज़रूरी है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी मेहनत के रिजल्ट्स रातों रात नहीं मिलने वाले। अगर आपके अंदर भी ये 4 क्वालिटीज़ हैं तो आप डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे। इस बुक का दूसरा लेसन है बाय थिंग्स विद टाइम नॉट मनी। मतलब जब भी आप कुछ खरीदने की सोचते हो तो आपको उसे टाइम से खरीदना चाहिए, ना कि पैसों से। क्योंकि ऑथर के अकॉर्डिंग पैसा तो अनलिमिटेड है लेकिन टाइम लिमिटेड है। भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन आप उनसे बीता हुआ 1 मिनट भी नहीं खरीद सकते। इसलिए आपको अपनी पर आवर इनकम कैलकुलेट करनी चाहिए। सपोज करो कि आप 8 घंटे की जॉब करते हो और आपकी मंथली सैलरी है 20,000 रुपये, तो आपकी पर आवर इनकम हुई 83 रुपीज़। और मेजोरिटी लोग यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं क्योंकि वो उस टाइम को कैलकुलेट नहीं करते जब वो सुबह जल्दी उठकर अपनी जॉब के लिए रेडी होते हैं और वहाँ आने जाने में उनका ट्रैवलिंग में जो टाइम लगता है, और जब वो इस टाइम को भी इंक्लूड करेंगे तो उनकी एक्चुअल पर आवर इनकम बहुत ही कम होगी। अगर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो जिसकी कीमत है 50,000 रुपीज़, तो आपको पहले ये सोचना चाहिए कि आपने कितना टाइम काम किया था इस अमाउंट को कमाने के लिए। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ है और आप एक 50,000 का स्मार्टफोन खरीद रहे हो, तो आप 50,000 रुपीज़ नहीं बल्कि अपना 2 महीने से भी ज़्यादा का टाइम पे कर रहे हो, वो भी किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसकी शायद आपको ज़रूरत भी नहीं है। अब बहुत से लोग कहेंगे एंजॉय भी ना करें क्या, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आपने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी और कितना टाइम लगा था उस पैसे को कमाने के लिए। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि आपको उस चीज़ को खरीदना चाहिए क्योंकि आपको उससे लंबे टाइम के लिए खुशी मिलेगी, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को खरीद सकते हो। लेकिन एटलीस्ट आपको एक बार सोचना ज़रूर चाहिए ताकि आप बाद में रिग्रेट ना करो कि इतनी महंगी चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं थी, इससे सस्ते वाले से भी हमारा काम चल सकता था। इस बुक का तीसरा लेसन है कैलकुलेट योर नेटवर्थ। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी नेटवर्थ रेगुलरली कैलकुलेट करते रहनी चाहिए, जिससे कि हमें अंदाज़ा लगता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत और करनी है। और इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स मतलब कि आपका घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस या फिर आपकी कोई और इन्वेस्टमेंट। वहीं लाइबिलिटीज वो होती हैं जो पैसा आपको किसी और को देना है, जैसे कि आपका कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन या फिर कोई और पैसा जो आपने किसी और से उधार ले रखा है। जब आप अपने एसेट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे लाइबिलिटीज से तो आपको अपनी नेटवर्थ का पता चल जाएगा। अगर आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव है तो आपके एसेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज कम, ये काफ़ी अच्छा साइन है। और वहीं अगर आपकी नेटवर्थ नेगेटिव है तो मतलब आपके एसेट से ज़्यादा आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। मतलब जितना पैसा आपके पास है उससे ज़्यादा तो आपको किसी और को देना है, और ये आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप फाइनेंशियली फ्री तभी हो सकते हो जब आपके ऊपर कोई भी कर्जा ना हो। इस बुक का फोर्थ लेसन है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग, ट्रैवलिंग एंड फूड। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी काफ़ी यंग एज में ही एक बहुत बड़ा घर ले लेते हैं, वो भी सिर्फ रिच दिखने के लिए, और इस वजह से ही वो अपनी काफ़ी यंग एज में ही एक बहुत बड़ा होम लोन ले लेते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो अमीर हैं और उनकी पूरी जिंदगी उस लोन की ईएमआईज भरने में ही निकल जाती है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमें अपने करियर के स्टार्टिंग डेज में ऐसा नहीं करना चाहिए। एक साथ इतना बड़ा अमाउंट पे करने के बजाय हमें रेंट पर रहना चाहिए या अपने पेरेंट्स के साथ में रहना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हो और उन पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करके उन्हें ग्रो कर सकते हो। दूसरा है ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन। बहुत से लोग एक बहुत महंगी कार ले लेते हैं अपनी रोजाना ज़रूरतों के लिए, जबकि उनका काम एक टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से भी चल सकता था, वो भी सिर्फ अमीर दिखने के लिए। लोग सोचते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो या फिर अपनी कार ले लो, एक ही तो बात है। लेकिन वो लोग सिर्फ कार के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उस कार में लगने वाला पेट्रोल, डीजल, इंश्योरेंस चार्ज और मेंटेनेंस चार्ज, इन सबको वो कैलकुलेट करते ही नहीं है। और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि इन 3 चीज़ों का कॉस्ट ज़्यादा होगा आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट से अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो, और जो अमाउंट आपने कार खरीदने में पे किया वो अलग है। अगर आप थोड़ा स्मार्टली सोचते तो आप अपना बहुत सारा पैसा सेव करके उसे सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते थे। हाँ, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले आपका खुद का कन्वीनियंस आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर आपके एरिया में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, उस केस में डेफिनेटली अपना खुद का कन्वीनियंस खरीदना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ शो ऑफ के लिए एक महंगी कार या फिर बाइक लेना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। तीसरा है फूड।
डोंट वरी, मैं आपसे ऐसा नहीं कहने वाला हूँ कि आपको खाना कम कर देना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने खाने की शॉपिंग किसी सुपरमार्केट से करते हो तो आपको डिस्काउंट डेज में थोड़ा सा ज़्यादा शॉपिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन आपको ज़रूरत से ज़्यादा भी शॉपिंग नहीं करनी है। अगर आपके एरिया में कोई लोकल मार्केट है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप वहीं से शॉपिंग करो। ऐसा करने से आप ज़्यादा सेव भी कर पाओगे और आप उन वेंडर्स को भी सपोर्ट करोगे। ओवरऑल अगर आप इन 3 चीज़ों पर सोच समझकर स्पेंड करोगे तो आप फ्यूचर में अपना बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हो और इसकी हेल्प से आप अपने गोल को भी जल्दी अचीव कर पाओगे। इस बुक का 5th लेसन है इंक्रीज योर इनकम। अपनी इनकम को इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है अगर आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। और आप अपनी इनकम को 2 तरीके से बढ़ा सकते हो। पहला है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर सैलरी और दूसरा है स्टार्ट ए साइड हसल। जहाँ पर भी आप जॉब करते हो तो आप अपने बॉस को थोड़ा सा नेगोशिएट करके कह सकते हो, सर प्लीज़ मेरी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दो। लेकिन आपको ऐसा तभी कहना है अगर आप सच में उसे डिजर्व करते हैं। अदरवाइज आप न्यू स्किल्स भी सीख सकते हो ताकि आप जॉब के साथ साथ कुछ प्रोडक्टिव भी कर सको। और अपने आप पर इन्वेस्ट करना एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही मिलेगा। या फिर आप एक साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है या फिर आपको बहुत सारे पैसे चाहिए अपने साइड हसल के लिए। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जॉब के साथ साथ जो भी आपके पास फ्री टाइम बचता है तो आप उस टाइम में ऐसा कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हो जिससे आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास अच्छे राइटिंग स्किल्स हैं तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। अगर आपके पास किसी फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और स्किल्स हैं तो आप उससे रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हो। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ही कम पैसा मिले या फिर आपको कुछ भी ना मिले, लेकिन आपको क्विट नहीं करना है। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना है और आपको अपनी जॉब को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप अपनी जॉब को तभी छोड़ सकते हो जब आपको अपने साइड हसल से अच्छा खासा इनकम जनरेट होने लगे। इस सब के साथ साथ आपको अपने पैसों को भी काम पर लगाना है, उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करके। अब बहुत लोग कहेंगे अरे इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही रिस्की है, वहाँ तो हमारा लॉस भी हो सकता है। वो रिस्की इसलिए है क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। अगर आप अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करके सही जगह पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ना सिर्फ आप अपने रिस्क को कम करते हो बल्कि अपने पैसों को भी लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंड होने देते हो। रही बात नॉलेज की, उसके बिना आप इन्वेस्टमेंट तो क्या किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है आपको एक एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करना है जो आपको चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। दूसरा पॉइंट है आप चीज़ों को पैसों से नहीं बल्कि टाइम से खरीदो, इससे आप टाइम की वैल्यू समझ पाओगे। तीसरा आपको अपनी नेटवर्थ रेगुलरली कैलकुलेट करनी है जिससे कि आपको पता चले कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो। चौथा आपको अपने हाउसिंग, ट्रैवलिंग और फूड पर बहुत ही सोच समझ कर खर्च करना है। पांचवा आपको अपनी इनकम को भी इंक्रीज करना है और अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो कोई भी आपको फाइनेंशियली फ्री होने से रोक नहीं सकता। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर करो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और देखने के लिए। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।